हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज द न्यू टॉपिक। इस टॉपिक को सिखाया नहीं जा सकता है, सिर्फ आपको डायरेक्शन दिया जा सकता है कि इस डायरेक्शन में आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। व्हाट आर द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। दिस टॉपिक इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर IIT-JEE, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रियल टाइम ऑल्सो। what daily use involved the thermodynamics. So first of all we have to go for the basic terms, and for thermodynamics, that what is the basic terminology. So first I am writing the thermodynamic system. Thermodynamic system is that part of universe which is used for experiments and theoretical investigations. Is that part of universe which is used for experiments and theoretical investigations. मान लीजिए कोई सिस्टम आप ले लें, इस सिस्टम को आप बोलेंगे दिस इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होगा, तो हम लोगों ने इस सिस्टम को बोल दिया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एंटायर यूनिवर्स। बेसिकली जब कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है तो उस टाइम पर हीट के एक्सचेंज होते हैं, और जो हीट के एक्सचेंज होंगे इट इज द बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। सो इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज यूज फॉर एक्सपेरिमेंट एंड थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशंस। इसकी जो बाउंड्रीज हैं, सिस्टम की जो बाउंड्रीज हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन इज ऑलवेज at the boundary of always at the boundary of the system. So the first terminology is a thermodynamic system, in which you remember this part, work done is always at the boundary of system. और ऐसा भी नहीं है कि हर वर्क बाउंड्री के अंदर ही होगा। जो वर्क बाउंड्री के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट वर्क। दिस वर्क इज ऑलवेज डन आउटसाइड द बाउंड्री। सो दिस इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एंड द सेकेंड टर्म इज सराउंडिंग्स। व्हाट इज सराउंडिंग्स? सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना पार्ट है यूनिवर्स का, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो हम लोग लिख रहे हैं द रिमाइंडर पार्ट ऑफ यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम system is called surroundings. हम लोग एज्यूम करते हैं कि सराउंडिंग के पास, एक्चुअली आप ऐसा देखें कि जब भी हीट का जो फ्लो होगा वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगा। जैसे हम लोग यहाँ एक कोई हॉट बॉडी ले लें, दिस बॉडी इज हॉट एंड दिस बॉडी इज कोल्ड, तो हीट हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो होगा। जो हॉट बॉडी होती है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सोर्स। इसको रिसर्वॉयर भी बोलते हैं, और जो कोल्ड बॉडी है दैट बॉडी इज कॉल्ड सिंक। दिस इज कॉल्ड सिंक। तो हम लोग बोलते हैं कि जब हीट का एक्सचेंज होता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, लिटिल अमाउंट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सिस्टम है, और जब भी सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी तो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और सराउंडिंग से हीट यदि सिस्टम में आएगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि पहली चीज़ तो हीट का फ्लो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होगा। हॉट बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स और रिसर्वोयर, एंड कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड सिंक। सो द surroundings having infinite number of sink and source। सराउंडिंग के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंक एंड सोर्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंक एंड सोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो सराउंडिंग है यहां कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है विच इज ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और सराउंडिंग के पास मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन्स टी सिस्टम इज ग्रेटर देन टी सराउंडिंग, तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी। उस टाइम पर सराउंडिंग बिहेव करेगा एज ए सिंक। लेकिन यदि इसका उल्टा हो, यानी टी सराउंडिंग इज ग्रेटर देन टी सिस्टम, दिस टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, ऐसे केस में क्या होगा कि सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट के ट्रांसफर होंगे, हीट के ट्रांसफर होंगे। उस टाइम पर जो इसका बिहेवियर होगा, सराउंडिंग का जो बिहेवियर होगा, इट इज एज ए सोर्स। और सोर्स को ही आप क्या बोल रहे हो, सोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज द ऑल्सो कॉल्ड रिसर्वोयर। सो दिस बेसिकली दिस इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ध्यान रखें कि हीट, यहाँ स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू cold body, hot body to cold body. This is called minus one-th law of thermodynamics. Actually, thermodynamics में there are several laws, zeroth law, first law, second law, third law, even fourth law, fifth law, sixth laws are also proposed. लेकिन माइनस वनथ लॉ जो है वो जीरोथ लॉ के बाद आया। उस टाइम तक फर्स्ट लॉ भी डेवलप हो चुका था, हालांकि ये ऑब्जर्वेशन पहले हो चुका था, इसका नाम बाद में दिया गया। तो जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ जब पहले आ गया तो इसको नाम दे दिया दिस इज द माइनस वनथ लॉ, बिकॉज दिस लॉ रिक्वायर्ड बिफोर द जीरोथ लॉ। सो सिस्टम और सराउंडिंग हमने आपको बताया। द थर्ड पार्ट इज बाउंड्री। द सेपरेटर ऑफ system and surroundings is called wall or boundary। मान लीजिए ये कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो इसका जो सेपरेटर है, दिस सेपरेटर इज कॉल्ड बाउंड्री। और अभी आपको बताया कि जो वर्क डन होगा, नॉर्मल वर्क डन, नॉट शाफ्ट वर्क और अदर वर्क्स, नॉर्मल वर्क डन इज ऑलवेज डन एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। जैसे आप बैलून के अंदर एयर को पंप करो तो बैलून की बाउंड्रीज जो होंगी वो बाउंड्रीज क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी। बाउंड्रीज जब एक्सपेंड होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल वॉल। यदि बाउंड्री एक्सपेंड नहीं हो रही है तो उसको आप बोलोगे दैट इज द
रिजिड वॉल। फिलहाल यहाँ पर बात करें तो बाउंड्री के अंदर वर्क डन बाउंड्री पर ही होगा, और ये बाउंड्री भी कई टाइप की होती है। जो फर्स्ट बाउंड्री है दैट इज द रिजिड वॉल। The position and shape of rigid wall is fixed। मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनेमिक चेंजेस जब होंगे तो उस टाइम पर बाउंड्रीज चेंज नहीं होंगी, बाउंड्री का शेप भी चेंज नहीं हो सकता है कि बाउंड्री दो जगह आप उसको फिक्स कर दो, और फिक्स करने के बाद जब एयर पंप करो तो बाउंड्रीज क्या हो, थोड़ा ऊपर उठ जाए, तो पोजीशन और शेप इनका कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। सेकंड इज, जनरली ध्यान रखना आपकी रिजिड वॉल के केस में वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फॉर दिस टाइप ऑफ बाउंड्री डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। यदि बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज लेते हो तब भी डी वी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। सेकंड इज फ्लेक्सिबल वॉल। The position and shape of this wall is not fixed। ये बाउंड्री जो होगी ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो जाएगी। थर्ड इज impermeable wall। impermeable wall, this wall or boundary prevents the passage of मैटर, मतलब मैटर इससे ट्रांसफर नहीं हो सकता इस टाइप की वॉल से। तो इस टाइप की वॉल के लिए आप बोलोगे द चेंज इन मास dm इज इक्वल टू 0। मास का कोई भी एक्सचेंज इस टाइप की बाउंड्री के थ्रू नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड impermeable wall। फोर्थ इज permeable wall। This is the important boundary। This wall allows the passage, this wall allows the passage and this wall allows the passage of mass as well as energy, mass as well as energy। So for this type of wall, you can say dm is equal to not equal to 0 and de is not equal to 0।
मास ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगी। तो इस टाइप की बाउंड्रीज को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड परमिएबल वॉल। और ऐसे एक वॉल होती है दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल वॉल। सेमी परमिएबल वॉल जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की पार्टिकल्स के पैसेज को अलाउ कर देती है। जैसे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं। तो मान लीजिए एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दें हम लोग जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स हैं और इन होल्स के थ्रू सिर्फ छोटे पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। यहाँ क्या होगा कि जब हम लोग सेमी परमिएबल वॉल की बात करेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो उसमें से फ्लो हो जाएंगे, लेकिन वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पैसेज नहीं देगा। मतलब एक खास टाइप के पार्टिकल्स को जब पैसेज देगा और किसी को पैसेज नहीं देगा, सो सच टाइप ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड सेमी परमिएबल वॉल। द फिफ्थ वन इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल, एक्चुअली दिस इज एडियाबैटिक, और आप इसको एक डायरेक्शन में एक तरीके से बोल दें दिस इज द इंसुलेटेड वॉल ऑल्सो, मीन्स इट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर देखे होंगे आपने, बड़े बड़े बिजली के तार जाते हैं वहाँ इंसुलेटर्स लगे रहते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं कि बाउंड्री विच डू नॉट अलाउ the passage of heat there is no interaction of heat between system and सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, ना तो हीट बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। एडियाबैटिक वॉल हम लोग एडियाबैटिक तभी बोलते हैं, मीन्स यहाँ लिख रहे हैं हम लोग द वॉल is said to be adiabatic provided external field force is zero। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हीट अंदर आ रही है कुछ हीट बाहर जा रही है और हर टाइम पर जो चेंज इन हीट है वो ज़ीरो है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, मीन्स हम लोग बोलेंगे द वॉल इज सेड टू बी एडियाबैटिक प्रोवाइडेड एक्सटर्नल फील्ड फोर्स इज ज़ीरो। दिस इज द एडियाबैटिक बाउंड्री। द sixth one is dithermal। Dithermal, this type of boundary allows the passage of heat without changing its own temperature। बेसिकली डाइथर्मल वॉल के अंदर भी क्या एक्सटर्नल फील्ड फोर्स जीरो होना चाहिए।
मतलब ऐसा है नहीं कि मास के एक्सचेंज चल रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ, जितने पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं उतने पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं। इस बाउंड्री के लिए भी एक्सटर्नल फील्ड फोर्स जीरो होगा। ये हीट का पैसेज तो करेगी लेकिन बाउंड्री का अपना खुद का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इस टाइप की बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं डाइथर्मल। और जब बाउंड्री का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन हो, बाउंड्री का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन हो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, दे आर कॉल्ड थर्मोस्टेट बाउंड्रीज। और इन बाउंड्री के बेसिस पर हम लोग सिस्टम डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। द वन इज द ओपन सिस्टम। आप देखें कि सपोज ये कोई लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड के ऊपर क्या हमेशा वेपर्स होती हैं। देयर इज ए लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बिटवीन द एनी लिक्विड। सेकेंड वन इज, फिर से आपने यहाँ लिक्विड लिया, लिक्विड के ऊपर यहाँ वेपर्स एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपने इसको पूरा बाहर से क्लोज कर दिया। थर्ड केस में भी ऐसा आपने क्लोज सिस्टम लिया जिसके अंदर लिक्विड वेपर्स का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बाहर से कुछ इस टाइप की एक्सटर्नल कंडीशन प्रोवाइड कर दी कि सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरेक्शन बंद हो गया। मतलब आपने एक टाइप से एडियाबैटिक वॉल्स क्रिएट कर दी। दीज वॉल्स आर एडियाबैटिक। इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। दिस इज द क्लोज सिस्टम एंड दिस इज द आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम के लिए जो डीएम है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डीई इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाएगा और मास भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ मास ट्रांसफर क्या होगा, दिस इज जीरो, बट एनर्जी ट्रांसफर तो हो जाएगा। आइसोलेटेड में मास ट्रांसफर जीरो और एनर्जी ट्रांसफर भी जीरो। पहले वाले के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली कोई हाइपोथेटिकल लाइन आप बना लें, इस टाइप की बाउंड्रीज को आप बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। इस बाउंड्री के अबाउट क्या हो रहा है कि मास का ट्रांसफर भी हो रहा है, और डेफिनेटली जहाँ मास के ट्रांसफर होते हैं वहाँ एनर्जी के भी ट्रांसफर होते हैं, मास एनर्जी ट्रांसफर। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग आगे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। और इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और वेरियस प्रोसेस के अंदर वर्क डन वगैरह कैसे निकालेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, सराउंडिंग और डिफरेंट टाइप की बाउंड्रीज देखने के बाद अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेट्स चेंज हो। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड एक्सेस लेके चलते हो, या 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई एक्सेस लेके चलते हो, वैसे ही यहाँ पर क्या चेंज होंगे, यहाँ पर चेंज होंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो बेसिकली हम लोग जो वेरिएबल्स बोलेंगे, तो वेरिएबल the name of the variable and next is the defining equation, defining equation। वेरिएबल में जैसे आप लेके चलें कि फर्स्ट इज P, दिस इज द प्रेशर,
and pressure is defined as force upon area. So basically it is the force applied per unit area is the pressure. Then V is the volume, एंड वॉल्यूम को कोई इक्वेशन नहीं है जो डिफाइन करेगी. इट इज द 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस अवेलेबल टू सिस्टम. मीन्स कितने आयाम हैं, कितनी डायमेंशंस हैं, उस डायमेंशन की करस्पॉन्डिंग यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा. और n को आप बोलोगे दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, और n आप बोलते हो मोल्स की इज द वेट ऑफ सब्सटेंस, weight of substance divided by molar mass, means molecular weight. Now T is the temperature. Temperature, और टेम्परेचर में यहाँ लिख रहे हैं T. It is represented by capital T. It is triple point of water. इसका जो वैल्यू है दिस इज द 273.16 Kelvin. Then W, it is the work. बेसिकली वर्क क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी की जो विजिबल फॉर्म है उसको वर्क बोलेंगे. सो वर्क को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द एक्सटर्नल जो फोर्स लगाओगे उसके करस्पॉन्डिंग वर्क डिफाइन होगा. तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. बेसिकली दिस इज डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस. सो इट इज PdV. एरिया इंटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम. मान लीजिए dx डिस्टेंस ट्रेवल किया पिस्टन, तो आप बोलोगे P A इंटू dx. dx इज व्हाट? इट इज dV, विच इज द चेंज इन वॉल्यूम. Q is a heat. Q is heat. So here heat enter in the system. हीट के अंदर दोनों फॉर्म होती हैं एनर्जी की, विजिबल और इनविजिबल, बोथ द फॉर्म्स. तो चलो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. भी फिलहाल जो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, वर्क एंड हीट, दिस इज व्हाट, these are the thermodynamic variables. P is pressure, V volume, number of moles, temperature, work एक्सटर्नल लिख दिया, फिर बाद में देखेंगे हम लोग हीट. डिफाइनिंग इक्वेशन, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम इज द 3D स्पेस अवेलेबल इन द सिस्टम, नंबर ऑफ मोल्स बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, वेट बाई मोलर मास. T is the ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16. कैलकुलेशन के अंदर इसको हम लोग 273 लेके चलेंगे. और वर्क डन इज PdV. दिस इज द बेसिकली ए स्मॉल वर्क, तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा. और दिस इज द हीट एंटर इन द सिस्टम या हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, डिपेंड करेगा. नाउ साइन कन्वेंशन.
साइन कन्वेंशन थोड़े फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिफरेंट हैं, तो बेसिकली इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स लेके चलते हैं। इफ द एनर्जी of system is increased, then it is represented by positive sign. यदि किसी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करती है तो आप केमिस्ट्री में उसको हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड, इफ द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज्ड, then it is represented by नेगेटिव साइन। तो आप इसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे। एनर्जी बढ़ रही है पॉजिटिव, एनर्जी डिक्रीज हो रही है नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, आप ऐसा देखें कि सपोज कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को आपने हीट प्रोवाइड करी, मीन्स क्यू हीट इस सिस्टम को प्रोवाइड करी, तो हीट का मतलब हुआ इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनर्जी। तो सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी गेन करेगा सिस्टम, तो आप क्या करोगे कि पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि हमेशा एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे जब भी वो बढ़ेगी। बेसिकली क्या होता है कि आप इसको जिस टाइप से लेके चलो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये छोटा सा कोई सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, और इसके बाहर जो है दिस इज द सराउंडिंग्स, दिस इज सराउंडिंग्स, and this part is system. अब बात आती है सिस्टम और सराउंडिंग की। सिस्टम और सराउंडिंग को कलेक्टिवली आप बोलोगे यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू यूनिवर्स। अब सिस्टम यदि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम यदि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो डेफिनेटली सराउंडिंग क्या कर रही होगी, लूज कर रही होगी। तो दोनों के रिलेटिवली साइन कैसे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इसको आप हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, पॉजिटिव साइन। नाउ हीट रिजेक्ट बाय द सिस्टम, नेगेटिव साइन। जब हम लोग हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी, और रिजेक्ट होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव साइन एंड हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव साइन। और रिलेटिवली जब भी बात करोगे तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि क्यू सिस्टम
इज इक्वल टू माइनस क्यू टाइम्स सराउंडिंग्स। जब सिस्टम एनर्जी गेन करेगा तो सराउंडिंग लूज करेगी, जब सराउंडिंग एनर्जी को गेन करेगा तो सिस्टम लूज करेगा, वाइस वर्सा। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द नेगेटिव साइन, Q system is equal to minus Q surroundings. सपोज किसी सिस्टम के लिए आपको लिखा है कि Q इज इक्वल टू प्लस 30 जूल्स, तो आप बोलोगे कि 30 जूल्स एनर्जी is absorbed by system, but 30 joules energy is rejected by सराउंडिंग्स। सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है और सराउंडिंग क्या कर रहा होगा, उस टाइम पर लूज कर रहा होगा। ये इसकी बेसिकली मीनिंग हुई। तो आप सराउंडिंग को जब लिखोगे तो इसको क्या माइनस साइन के साथ लिखोगे, और इसको आपने कैसे साइन के साथ, वैसे ही पॉजिटिव साइन के साथ लिखा था। तो ये बेसिकली यदि क्यू सिस्टम आपको दे दे 30 जूल्स, तो Q सराउंडिंग्स इज इक्वल टू माइनस 30 जूल्स। रिमेंबर, बहुत आसान है। थर्मोडायनामिक्स को फील करो, फील करोगे तो ऐसे केस में ये टॉपिक बहुत आसान है। आगे के बहुत से रास्ते खुलते जाएंगे, आप देखोगे कि नए नए आयाम खुलते चले जा रहे हैं, न्यू डायमेंशंस ओपन होती जा रही हैं जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। सो हीट एब्जॉर्ब, रिमेंबर, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव साइन, और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव साइन। बहुत इजी है। और सिस्टम और सराउंडिंग के साइंस क्या होंगे, दे आर अपोजिट। Basically, this is the first point. This is second. Now third point. यहां लिख रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम किस पर वर्क कर रहा है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब हुआ कि एनर्जी जो है सिस्टम की डिक्रीज करेगी। सो वर्क डन बाय द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन is by negative sign. Similarly, work done on the system, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे बाई पॉजिटिव साइन। क्योंकि आप सोच सकते हो यहां पर कोई सिस्टम ले लें हम लोग, थर्मोडायनामिक सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हो, सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो यहां एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो पॉजिटिव साइन। दूसरा, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। हम लोग हमेशा केमिस्ट्री के अंदर कोई भी लॉ, वर्क को, जैसे कोई भी आप इक्वेशन लिखते हो तो आप पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करते हो, हम लोग वर्क को हमेशा रिप्रेजेंट करके चलेंगे माइनस डब्ल्यू। हमेशा कोई भी इक्वेशन आ जाए
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वर्क, तो आप यहां लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब वर्क को हमेशा माइनस साइन के साथ रखना है। अब यदि आपने वर्क कैलकुलेट किया माइनस डब्ल्यू और इसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क की वैल्यू कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। आप बोलोगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। यदि माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू निगेटिव आ गया तो वर्क की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आप बोलोगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो आपको ध्यान रहे ये सारे पॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको ध्यान से देखिएगा। इस पर क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही रहते हैं, और ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं आते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड, और इसके क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी बन सकते हैं। ध्यान रखें कि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा है, फिजिक्स में कम है। फर्स्ट लॉ तक है, यहाँ हम लोग थर्ड लॉ तक डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में थर्ड लॉ तक। अब देखो एक कोई सिस्टम ले लिया हम लोगों ने, कोई सिस्टम ले लिया और इसको छोटे छोटे सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया, हाइपोथेटिकली डिवाइड किया है। ये जो पूरा सिस्टम है, मान लीजिए ये पूरा सिस्टम जो है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं एक्स। सिस्टम एक्स हो गया, लेकिन जो सब सिस्टम्स हुए दीज आर x1, ये वाला सब सिस्टम x2, ये x3, ये x4, ऐसे बहुत सारे में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। तो हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ, लेट अस कंसीडर दैट सिस्टम x is divided into several subsystems x1, x2, x3 up to xn. Now second point, सिस्टम को वर्चुअली हाइपोथेटिकली बहुत सारे सबसिस्टम में डिवाइड कर लिया। जैसे आप इमेजिन करिए, इमेजिनेशन है कि एक सिस्टम लिया, उसके अंदर जो छोटा सा स्पेस है उसको x1 ले लिया, थोड़ा सा बड़े स्पेस को x2 ले लिया, फिर x3 ले लिया, फिर x4 ले लिया, ऐसा ले लिया आपने। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम x इज y, कोई प्रॉपर्टी होगी, पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे आप बोलते हो मास, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, कोई उसको एक नाम दे दिया, दैट इज प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम x इज y एंड प्रॉपर्टीज ऑफ
subsystem x1, x2 and so on up to xn is y1, y2, y3 up to yn, x1, x2, xn, these are the subsystems, or y1, y2 up to the yn is the property of सबसिस्टम। ये सभी सबसिस्टम की प्रॉपर्टी है। नाउ द प्रॉपर्टी is said to be extensive if it is additive। यदि प्रॉपर्टी ऐड हो रही है तो आप उसको बोलोगे दैट इज एक्सटेंसिव। मीन्स प्रॉपर्टी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अप टू yn। तो इस प्रॉपर्टी को y को क्या बोल देंगे हम लोग? दिस इज एक्सटेंसिव। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। द प्रॉपर्टी is said to be intensive if y is equal to y1 is equal to y2 is equal to y3 is equal to yn। दिस प्रॉपर्टी दिस इज इंटेंसिव। यदि पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी सब सिस्टम की और पूरे सिस्टम की बराबर है तो इंटेंसिव, और यदि वो एडिटिव है देन इट इज द एक्सटेंसिव। और आप ध्यान रखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, these definition is only valid for homogeneous system। यदि सिस्टम होमोजीनियस नहीं है तो आप एक्सटेंसिव इंटेंसिव की कोई बात नहीं करेंगे। इट इज ओनली वैलिड फॉर होमोजीनियस सिस्टम। ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रहे और बहुत ज़रूरी भी है। किसी भी कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस पता होना ज़रूरी है। लिमिटेशंस पता होगी तो आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब बात आती है कि जैसे आप एक सॉल्यूशन लो, कोई सॉल्यूशन है होमोजीनियस है, ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्ट डाल दिया और सॉल्ट पूरा नीचे बैठ गया और पानी ऊपर आ गया, तो वो तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अब इसमें क्या आप एक ड्रॉप की डेंसिटी लो, 2 ड्रॉप की डेंसिटी लो, 3 ड्रॉप की डेंसिटी लो या पूरे सिस्टम की डेंसिटी लो, डेंसिटी कैसा हो जाएगा? सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो डेंसिटी किस टाइप की प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और यदि ऐड हो रहा है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऐड होते हैं, जैसे वॉल्यूम ऐड होता है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां हम लोग लिस्ट लिख रहे हैं, एक्सटेंसिव एंड दिस इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में फर्स्ट इज द वॉल्यूम,
Volume is the additive property. Second is number of moles. एनर्जी अमाउंट पर डिपेंड करती है, तो एनर्जी, और एनर्जी की जितनी फॉर्म है सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। एनर्जी लिखा आपने, फिर यहां लिख रहे हैं हम लोग फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, फंक्शन भी ध्यान रखो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे या यू से? फिलहाल ये एनर्जी है। फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, एंथैल्पी इज बाय एच, हीट कैपेसिटी इज बाय सी, एंट्रोपी इज बाय एस। अब यहां देखिए हम लोग लिख रहे हैं कि मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, नेचुरल सी बात है, एक मोल का वॉल्यूम। किसी भी सिस्टम में से एक मोल कहीं से भी निकालो, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम, यदि वो होमोजीनियस है। डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारी फिजिक्स की टर्म है, अभी आप ध्यान रखना, बाकी फिजिक्स में पढ़ना। एंथैल्पी, एंथैल्पी एंड मोलर एंथैल्पी। मोलर एंथैल्पी फिर से 1 मोल के लिए आ गया, मोलर एंथैल्पी। जितनी भी ये सारी फॉर्म है, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर फ्री एनर्जी, आप ध्यान रखना, मोलर फ्री एनर्जी को बोलते हैं कि केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। इसके बाद स्पेसिफिक हीट, हमेशा 1 ग्राम के लिए होती है स्पेसिफिक हीट। इतनी हीट चाहिए कि सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ जाए। 1 ग्राम आ गया, जहाँ 1 मोल आ गया, 1 ग्राम आ गया, अमाउंट फिक्स कर दिया तो उस पूरे अमाउंट का सेम ही रहेगा फॉर द होमोजीनियस सिस्टम। प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसा नहीं हो सकता कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई वाटर है का कंटेनर है, जिसमें वाटर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपसे कोई बोले एक मॉलिक्यूल 49 डिग्री का निकालो, एक 51 का निकालो, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ये किस पर, ये सारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान है कि कभी कभी रिलेशन में ऐसा होता है कि हम लोग लिखे हैं कि प्रॉपर्टी का रेशियो, जैसे मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी कैसा है? एक्सटेंसिव, लेकिन डेंसिटी जो है दैट इज द इंटेंसिव, दिस इज एक्सटेंसिव।
यदि रिलेशन सपोर्ट कर रहा है तो ऐसे केस में दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो है वो इंटेंसिव हो सकता है। जैसे और एग्जांपल आप देख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन एक्स ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल अपॉन टोटल मोल, मोल भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टोटल मोल भी एक्सटेंसिव है, बट मोल फ्रैक्शन इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चाहे मोल फ्रैक्शन पूरे सॉल्यूशन का निकालो, चाहे आप एक ड्रॉप का निकालो, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो रिमेंबर द एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।